हुआ? तुम चूहेदानी में फंसे इस चूहे को इतने ध्यान से क्यों देख रहे हो? क्या सोच रहे हो? चूहे की बेबसी को देख रहा हूँ। मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही हो गया है। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। जैसे ये चूहा चूहेदानी में फंसा है ना, घर खरीद कर मैं भी कर्ज के जाल में ऐसे ही फंस चुका हूँ। बबीता, चूहे को तो मैं चूहेदानी से बाहर निकाल सकता हूँ, लेकिन खुद को कैसे बाहर निकाल पाऊंगा कर्ज के जाल से, वो समझ नहीं पा रहा। क्या बात है देवेश, ठीक से बताओ। मैं बताता हूँ। जब मैंने घर खरीदा था तब मेरी सैलरी ज़्यादा नहीं थी। डाउन पेमेंट के लिए भी मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो होम लोन भी ज़्यादा लेना पड़ा। रजिस्ट्रेशन चार्ज और स्टैम्प ड्यूटी के लिए दोस्त से पैसे उधार लिए 3 लाख रुपए। EMI ने मेरे खर्च को बढ़ा दिया, सेविंग की आदत को छुड़ा दिया। दोस्त के पैसे वापस करने के लिए पर्सनल लोन लेना पड़ा। अब होम लोन और पर्सनल लोन की EMI देते देते थक चुका हूँ। सोचता हूँ घर ना खरीदता तो अच्छा रहता। घर खरीदना भावनात्मक से ज्यादा वित्तीय रूप से अहम फैसला है। सिर्फ भावनाओं में बहकर मकान नहीं खरीद लेना चाहिए, बल्कि जेब भी देखनी चाहिए, वरना आप भी देवेश की तरह कर्ज के जाल में फंस कर रह जाएंगे। अगर आपका कोई पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड का बकाया है तो होम लोन लेने से पहले उसे भर दें, नहीं तो होम लोन अप्लाई करते समय बैंक आपकी क्रेडिट लिमिट को कम कर देगा, यानी आपकी सैलरी पर जितना होम लोन मिल सकता था उससे कम मिलेगा और बाकी की रकम भी आप ही को जुटानी होगी। उसका इंतज़ाम भी आपका ही सिरदर्द है। घर खरीदने से पहले आप ये ज़रूर चेक कर लें कि फाइनेंशियली तौर पर आप इसके लिए कितना तैयार हैं या नहीं। और ये आप कैसे चेक कर सकते हैं, समझिए। पर्सनल फाइनेंस का एक थंब रूल है 50-30-20। ये आपके मंथली बजट को मैनेज करता है। इसके हिसाब से आपकी इन हैंड सैलरी का 50% हिस्सा जरूरी चीजों के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, जैसे बिल, रेंट, EMI और ग्रोसरी। 30% हिस्सा उन खर्च के लिए जो जरूरी तो नहीं पर आपको करने पड़ते हैं। सैलरी का 20% हिस्सा इन्वेस्ट करना चाहिए। होम लोन समेत दूसरे कर्ज की EMI सैलरी के 30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए देवेश की टेक होम सैलरी 1 लाख रुपए महीना है। इसमें से 50,000 रुपए जरूरी खर्चों में, 20,000 सेविंग में और 30,000 रुपए दूसरे खर्चों में जाएगा। इसी 50,000 में होम लोन की EMI आएगी। 1 लाख की सैलरी में 30,000 रुपए से ज्यादा EMI नहीं होनी चाहिए। बड़े शहरों में मकान ज्यादातर लंबी अवधि के कर्ज के सहारे खरीदे जाते हैं। घर खरीदने का बजट कितना होना चाहिए, इसे डिसाइड करने में होम लोन EMI की बड़ी भूमिका है। इसे होम लोन कैलकुलेटर से समझते हैं। अगर आप 30,000 रुपए के आसपास की EMI भर सकते हैं तो आपका होम लोन 20 साल के लिए 35 लाख रुपए, 25 साल के लिए 38 लाख रुपए और 30 साल के लिए 40 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। या 8.65% की ब्याज दर के हिसाब से गणना की गई है। आमतौर पर बैंक मकान की कीमत का 80 से 90% तक होम लोन देते हैं। बाकी रकम का इंतजाम खुद के जिम्मे है। 50 लाख का घर लेने पर डाउन पेमेंट के 10 लाख जेब से भरने होंगे। मकान खरीदने से पहले आपको डाउन पेमेंट की प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा डाउन पेमेंट होगा ब्याज के तौर पर उतना कम पैसा आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्ज जैसे दूसरे खर्च भी देने होते हैं। इन खर्चों के लिए पर्सनल लोन लेने से बचें, वरना ये देवेश की तरह आपको दोहरी EMI में फंसा सकता है। क्षमता से ज्यादा कर्ज लेने के कई नुकसान हैं। भारी EMI का बोझ आपकी सेविंग खा सकती है, दूसरे खर्चों में कटौती को मजबूर कर सकती है। सबसे बड़ी बात, मानसिक तनाव का कारण बन सकती है। ऐसे में इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि EMI इतनी ही रखें कि आपके बाकी खर्च और सेविंग ना बंद हो। सेविंग ही मुश्किल वक्त में काम आती है। अगर आप 1 करोड़ का होम डिसाइड करते हैं तो 80 लाख रुपए जो लोन है, 20 लाख रुपए का डाउन पेमेंट प्लान करना है और इंश्योर करना है कि EMI जो है आपकी जो नेट टेक होम सैलरी है उसके 40% से नीचे रहे तो बेहतर है। होम लोन बाय करने के लिए इंटरेस्ट रेट को की डायरेक्शन क्या होगा उसको जज नहीं करना है।
और दूसरा क्वेश्चन आता है, दूसरा सवाल आता है कि भाई फ्लोटिंग रेट ले या फिक्स रेट ले। आज के मौजूदा हालात पे क्योंकि इंटरेस्ट रेट काफी तेजी से बढ़ गया है और अब इसके ऊपर जाने की गुंजाइश कम है और हो सकता है आने वाले 1, 2, 3 साल में इंटरेस्ट रेट कम हो जाए। इस सिचुएशन में आप फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट रेट में होम लोन का रेट जो है 8.5 से लेके 8.95% तक है आज के दिन में। अगर आप कहीं निवेश कर रहे हैं और उसका रिटर्न इससे ज्यादा है तो अगर आप होम लोन रिपे नहीं करते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आप अगर फिक्स्ड डिपॉजिट जैसे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और ऐसे फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां के रेट ऑफ रिटर्न 0.9% से नीचे है और उस पर आप टैक्स भी दे रहे हैं तो बाय ऑल मीन्स आप होम लोन प्रीपे कर दीजिए। दूसरा रीजन और होता है क्योंकि अगर तेजी से होम लोन रेट बढ़ गया है, आपने पहले लिया है और आपकी ईएमआई पेमेंट है जो ईएमआई आप पे कर रहे हैं आपके नेट टेक होम सैलरी की 40-50% से ऊपर जा रहा है तो कोशिश करिए अगर आपके पास में कुछ सरप्लस है उसे रिपे करिए। पर्याप्त डाउन पेमेंट अगर नहीं देंगे और सैलरी के अनुपात में खर्चों का आकलन किए बगैर घर लेने का फैसला ले लेंगे तो देवेश की तरह आप भी उलझ कर फंस कर रह जाएंगे। घर लेते समय एक और ज़रूरी बात ध्यान रखें इसका कि आपके टर्म इंश्योरेंस में होम लोन की देनदारी को शामिल कर लें, वरना अनहोनी की सूरत में आपके परिवार को मिलने वाले पैसे का एक बड़ा हिस्सा बैंक के पास चला जाएगा। ध्यान रहे कि घर खरीदने से पहले जितना ज़्यादा हो सके डाउन पेमेंट जोड़कर अदा करें। डाउन पेमेंट और दूसरे खर्च के लिए कोई लोन ना लें। हो सके तो गैर ज़रूरी खर्चों में कटौती करें ताकि ईएमआई के हिसाब को बैलेंस किया जा सके।